DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, देखते हैं CDP पेपर 1 11 जनवरी 2022 के दमदार प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कथन दिया गया है, असर्शन स्टेटमेंट कोई दिया गया है, ए से डिनोट किया गया है। असर्शन ए, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से रेट क्या होता है? दर अलग अलग होता है व्यक्तिक विभिन्नता के कारण। हाँ, क्रम जो होता है वो समान होता है डेवलपमेंट का, लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो कहता है विकास की प्रगति दर तुलना करके सटीकता से भविष्यवादी या सटीकता से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, मापा जा सकता है। गलत। दर अलग अलग होती है ना, तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन। भविष्यवादी पूर्व कथनीयता नहीं किया जा सकता है, गलत हो गया। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है यार, कहता है समान रहता है, गलत है। गति अलग अलग होती है, तो दोनों गलत। तो ए और आर दोनों गलत हैं और डी नंबर आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, अर्थात पहले, तो ये तो देखिए ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। पहले बच्चा क्या करता है? स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, यह हमारा सही हो जाएगा। क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल। छलांग लगाना, कूदना, उसके बाद ये बड़ी मांसपेशी, स्थूल गतिक कौशल, जैसे कि दिया जाता है कि पहले बच्चा ग्लास पकड़ता है, फिर कलम से लिखना सीखता है। तो वह क्या कर रहा है? समीप से दूराभिमुख, अर्थात सेंटर टू आउटवर्ड्स, केंद्र से बाह्य दिशा में विकास गमन करता है। सेंटर टू आउटवर्ड्स, सेंटर टू पेरिफेरल, केंद्र से बाह्य दिशा में। बड़ी मांसपेशियों का पहले प्रयोग, फिर छोटी मांसपेशी अर्थात फुटबॉल खेलना, और फुटबॉल खेलने में हर कोशिकाओं का, हर पेशियों का नीडनेस जरूरत पड़ता है, तो फुटबॉल खेलता है बाद में। तो पहले स्थूल, फिर फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल, और इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। प्रश्न विकास के बारे में सही नहीं है, तो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण मतलब प्रकृति और पोषण, नेचर और नर्चर की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, उत्पाद होता है, सही तो है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही। विकास के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्व कथनीयता, भविष्यवादी का सिद्धांत, सही है। अर्थात बाल्यावस्था में कोई बच्चा शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, तो क्रम सही है। एक समान और सार्वभौमिक, सब में जो है ना दर अलग अलग होता है, विभिन्न होता है, एक समान थोड़े होता है, यही तो हमारा उत्तर होगा, सी नंबर। विकास सामान्य से विशिष्ट, सरल से विशिष्ट की ओर जाता है, सही तो है। पहले बच्चा एक भ्रूण, सूक्ष्म, एक सरल आकृति, फिर उसके बाद माथा वगैरह विकसित होना, बालों का निकलना, हाथों का, पैर का विकसित होना, जैसे कोई गेहूं का पौधा है, हाँ, सरल आकृति होती है, फिर उसके बाद जड़ें निकलती हैं, तना, शाखाएं, फूल, पत्तियां, तो होता है ना सरल से सामान्य से विशिष्ट की ओर, सही है। क्या गलत है? सी नंबर, और यही उत्तर होगा। नेक्स्ट, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों से सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, यानी मीडिया, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार आदि से संस्कृति में व्यवहार यानी सामाजिकरण, सोशियलाइजेशन सीखते हैं, सही तो है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, सोशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस, जो कि बहुत औपचारिक और अनौपचारिक
औपचारिक यानी विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, धर्म, सब में नियम होता है, फॉर्मल। औपचारिक होता है, सही है। अनौपचारिक इनफॉर्मल, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस, इनके माध्यम, इनके जरिए से सीखता है, सही बात है। यानी रीजन आर जो है ए की व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। 1 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। कहता है जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष है ना। तो अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अमूर्त, देखिए अमूर्त तो 11 से 15, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की चौथी अवस्था में पाया जाता है। बातें देखिए, वस्तुओं और विचारों का जटिल वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला, सीरिएशन, क्रमबद्धता, संरक्षणवाद तीसरी अवस्था में आ जाता है। यह हमारा सही उत्तर होगा। विचारों के बारे में पलटावी, वस्तुओं के बारे में वर्गीकरण करना, विकेंद्रण, डिसेंट्रेशन, ये तो पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक में। यही उत्तर होगा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ऐसी समस्या दी जाती है जो स्तरीय मूर्त सो, उच्च स्तरीय मूर्त यानी उच्च स्तरीय अर्थात अमूर्त चिंतन पर आधारित हों। मूर्त सोच है लेकिन कैसा? उच्च स्तरीय, तो हो गया ना चौथा वाला बात। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता, देखिए तर्कपूर्ण, तार्किकता, यह भी चौथे स्टेज की बातें हैं जीन पियाजे की। अनौपचारिक, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर वर्गीकरण पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक, यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है, अंडरस्टैंडिंग बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल, क्या प्रतीक? तो प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक में पाया जाता है। बिलीफ प्ले, इमेजिनेशन प्ले, प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बना लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बातें हैं, हमने बताया भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है। खुद से कर रहा है ना, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसे करने में सक्षम है। तो शिक्षिका ने उसे मदद दे दिया, मदद कर दिया। किधर है आपका स्कैफोल्डिंग? नहीं ना है। पार निर्माण, ढांचा निर्माण, तो जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी खुद की मदद। और ये देखिए, खुद का जोड़ करने में अकेले संघर्ष कर रहा है ना, खुद का मदद एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, और समवयस्कों का मदद शिक्षिका मदद कर रही है ना। तो इन दोनों के खाली क्षेत्र को क्या कहते हैं? जेडपीडी। ये देखिए, यदि खुद की मदद एडीएल, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, और ये पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, समवयस्कों की मदद, जैसे यहाँ शिक्षिका कर रही है। इन दोनों के अंतर से जो सीखेगा, जो चीज सीखेगा, इसी को जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। 1 नंबर वाइगोत्स्की के अर्थों में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? क्या है अधिगम? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। कहता है निष्क्रिय गलत, सक्रिय होना चाहिए। अभ्यास, दोहरा और रटंत विद्या, ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना याद रट्टाफिकेशन से जुड़ जाती है। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया, उद्दीपन स्टिमुलस, यानी पहले ज्ञान आ जाना, पहले ही जो है रिजल्ट पा लेना, तब फिर प्रतिक्रिया करना, तो गलत हो गया ना। पहले प्रतिक्रिया तब उद्दीपन, और उद्दीपन प्रक्रिया वाला सिद्धांत ना थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था। तो अज्ञान का निर्माण सक्रिय प्रक्रिया समाज निभाता है, कहते हैं वाइगोत्स्की। 1 नंबर प्रश्न है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, माने दूसरों का अनुमोदन पाना चाहती है, दूसरों की स्वीकृति पर आधारित क्रिया करना।
तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की हुई, तो यहाँ तो नहीं दिया है। लेकिन दूसरी अवस्था पारंपरिक परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज अर्थात परंपरागत रूढ़िवादी, जिसकी उम्र 10 से 13 वर्ष होती है। कोहलबर्ग का हमारा यूट्यूब उस पर हमने बताया भी हुआ है और क्लास में ऑफलाइन में भी। कन्वेंशनल अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा चरण होता है लॉ एंड ऑर्डर, क्रम कानून एवं क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो ये दोनों बातें इसमें, और ये है अच्छा लड़का अच्छा लड़की के इसी के अंतर्गत आता है कन्वेंशनल। उत्तर होगा बी। प्रगतिशील शिक्षा में क्या है? प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी की, बच्चा हर क्षेत्र में कर सके प्रोग्रेस, चहुमुखी हो विकास, सामाजिक तौर पर हर गतिविधि में बच्चा बेहतरीन ढंग से सीख सके। और एक नंबर सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, यानी बाह्य दुनिया से जोड़ करके कॉन्सेप्ट दिया जाए तो बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। पाठ्य पुस्तकें भगवान या एकमात्र स्रोत थोड़े हैं। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, फिक्स होती है, यानी कि एक प्रतिभाशाली बच्चा है तो वही आगे बैठेगा हमेशा। निम्न स्तर के बच्चों को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। दिव्यांग बच्चा है आंशिक रूप से, तो उसे भी आगे बैठने का मौका नहीं मिलेगा। क्या तय है कि पीछे वाला बच्चा पीछे ही हमेशा बैठेगा, आगे वाला आगे ही? गलत। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन। पाठ्यचर्या मानकीकृत साहब, अमानकीकृत यानी बाह्य जिंदगी से भी जुड़ा होना चाहिए। विश्वसनीय वाली बातें, औपचारिक वाली बातें हमेशा सही नहीं होंगी। मानकीकृत गलत। आपका उत्तर 1 नंबर। नई शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। लचीला का मतलब बच्चों के अनुसार, बच्चों को किसी कार्यक्रम में भाग लेने की आज़ादी है, अपने अनुसार कोई भी वैकल्पिक सब्जेक्ट चुन सकता है। और शिक्षक भी पढ़ाने के दौरान तरह तरह की टीचिंग मेथड का प्रयोग करेगा, यानी बच्चे का जो स्तर है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चे का जो सीखने का लेवल है, वैसी शिक्षण विधि। एक बच्चा हायर लेवल वाली मेथड से समझेगा, एकदम बता दीजिए। निम्न स्तर मेथड से समझेगा, एकदम बताइए। यानी लचीला, फ्लेक्सिबल, बोले तो अलग अलग प्रकार की, हर प्रकार की शिक्षण विधि। बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता, अलग अलग प्रकार की सीखने की गति क्षमताएं होती हैं, उस आधार पर अधिगम प्रदान करना बिल्कुल सही है। और लचीला आधारित अधिगम मुहैया करवाया जाए बच्चों को, ऐसा कहा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास के, देखिए शारीरिक विकास का कौन करेगा? विकास के हर पक्ष पर जोर देना चाहिए ना, तभी तो होगा हॉलिस्टिक सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मानकीकरण, देखिए करिकुलम पर जोर देना केवल, गलत होगा। ऐसी बातें भी नहीं कही गई हैं। बच्चों के स्मरण, रट्टाफिकेशन, गलत। 1 नंबर उत्तर। ये बहुत दमदार। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर प्रतिबद्ध? अंतर व्यक्तिक बुद्धि। कैसा? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटर है ना, इंटरकास्ट मैरिज, यानी दूसरे जाति में बिहा करना, शादी करना। तो इंटर माने दूसरों की योग्यता, क्षमता, इच्छा को समझने की बुद्धि, दूसरे। और जब इंटरा रहेगा तो खुद का रहेगा इंटरा में। यहाँ पर इंटर है और हो गया सी, दूसरों। आइए दोस्त, 13 नंबर प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में किसकी भूमिका अहम है? तो बच्चों में पहले भाषा आती है, फिर आते हैं विचार। 1 नंबर, यानी भाषा का भारी प्रभाव पड़ता है किस पर? विचार पर। जबकि जीन पियाजे कहते हैं ना ना ना, पहले विचार तब भाषा। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं 0 से 2 वर्ष तक भाषा पहले, तब विचार, और फिर उसके बाद दोनों साथ साथ चलते हैं। 1 नंबर। कहते हैं बच्चों के सीखने का आकलन कैसा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, जी हाँ,
कक्षा में किया गया अंतःक्रिया यानी बच्चों की आपस में बातचीत, सहयोगात्मक गतिविधि बिल्कुल करेंगे। परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन यानी कि स्वयं का असेसमेंट 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, दमदार हैं। नई शिक्षा नीति 2022 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, यानी बच्चे का हो चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास। बच्चा चाहे विद्यालय में रहे कि घर में रहे कि रेलवे स्टेशन पर रहे या फिर राम खेला बना के दुकानी पे रहे, परचूनी के दुकान पर रहे या फिर एरोप्लेन एयरपोर्ट पर रहे, कहीं भी बच्चा भाषा के कौशल एवं अधिगम का प्रयोग कर सके बेहतरीन ढंग से, यानी सर्वांगीण विकास देना लक्ष्य होता है और यह सही होगा। सहपाठियों के बीच तुलना, योग्यता के आधार पर तुलना कर देना, वर्गीकरण करना, अलग कक्षा में बैठाना नहीं करेंगे, बच्चों में निगेटिविटी पैदा होगी। तुलना, प्रतिस्पर्धा, कमी और अभाव, सीखने की कमी और अभाव, ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान, एकदम 100% डिफिनिट पहचान, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेल्यूर। देखिए यह भी हमारा गलत होगा। बच्चे की त्रुटि, अभाव जान लेना सही है, जान करके सही भी तो करवाना है। कमियों को जानना, और कहता है पुष्ट पहचान, पुष्ट के कारण गलती हो गया, यानी निश्चित रूप से केवल गलतियां निकालिए बच्चे की। और क्या ये नई शिक्षा नीति ने कहा है? नहीं, रटंत विद्या गलत हो जाएगा। क्या मिला उत्तर? 1 नंबर। निम्न कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है? निगेटिव वाला चुनिए। कक्षा अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, आधारित होना चाहिए। कैसा? एक दूसरे का परस्पर सम्मान, तो यह विकल्प सही है। सम्मान के लिए अनुशासन बनाया गया है, यानी बच्चे की समझ को, बच्चे के ही हिसाब से, बच्चे के लिए अनुशासन बनाना, ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत। यार समावेशी कक्षा में सब विद्यार्थी की जरूरत, सबका ना योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि, लब्धि का सम्मान कीजिएगा, केवल कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी का कीजिएगा, कि ये गलत है और यही तो उत्तर होगा। डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी सभी विद्यार्थियों को भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, सभी को दृष्टिकोण में रखता है। विद्यार्थी अधिगम की व्यक्तिगत लक्ष्य, कैसा? इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिक विभिन्नता को पूरा करने के लिए समर्थन देती है। सही बात है। अधिगम कैसा होना चाहिए? व्यक्तिक विभिन्न, बहुविविध, अलग अलग टीएलएम, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मेथड, विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, व्यक्तिगतता को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए। सही बात है। कौन गलत है? बी नंबर, और यही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थी? हाशिए के समूह यानी मार्जिनलाइज्ड बच्चे, जिनको सुविधा मुहैया नहीं हो रही है, दिव्यांग बच्चे, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे, शारीरिक रूप से दिव्यांग, कोई दृष्टि बाधित है, कोई विजुअल इम्पेयर्ड, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित बच्चा, तो उन्हें समावेशी में कक्षा में क्या देना चाहिए? साम्यता, साम्य, साम्यता यानी इक्विटी, इक्वालिटी के साथ क्या देना है? इक्विटी। ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। तो देखें, हाशिए के समूह के विद्यार्थी शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। कौन आखिर बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, यानी एक्सेस टू एजुकेशनल स्पेसेस, अधिकारों में समानता, भाग लेने का अवसर देना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और शिक्षा सभी के लिए है आवश्यक, यानी शिक्षा का पहुंच सभी के लिए होना चाहिए, सभी बालकों का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष आरटीई 2009, और अभी नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी शैक्षिक स्थानों तक पहुंच
सबके लिए जरूरी है। सामाजिक वर्तिकाग्र अर्थात सोशल स्टिग्मा, बोले तो समाज की जो पूर्व धारणाएं हैं वो बाधा के रूप में प्रचलित होती हैं, रूढ़िवादिता, स्टिग्मा। बोले तो कलंक, स्टिग्मा मतलब कलंक, बच्चे का दोष, वर्तिकाग्र यानी बच्चे का ही कलंक है, बच्चे का ही दोष है। तो यही तो बाधा उत्पन्न करेगा कि समाज के लोग सोचेंगे, सामाजिक लोग, कि ये बच्चा कलंक, कुलाक्षण, एकदम जो है ना क्या बोलो जाए क्या बोला जाए तो एकदम अभागा है, कलंक है। यही हुआ वर्तिकाग्र, यानी बच्चों को निगेटिव रूप में देखना। तो बच्चों के साथ होगा भेदिया, ये भेदभाव यानी हाशिया, अपवंचित रखा जाएगा उन्हें हर सुविधाओं में। और यही तो हमारा उत्तर होगा, सामाजिक वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्टिग्मा नहीं समझे होंगे, बिल्कुल, इसीलिए आपका उत्तर समझने में दिक्कत हुई होगी। कलंक, सामाजिक कलंक, यह हमारा उत्तर हो जाएगा डी। कहते हैं अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता। ये देखिए आपका लिखना आ गया। तो दोस्त मेरे, जब जैसे ही लिखना आ गया तो क्या दिक्कत है, लिखना जाता है ग्राफ खींचना, डिस्ग्राफिया के साथ। उत्तर होगा बी। आइए, कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थी, बहुत दमदार प्रश्न। श्रवण विद्यार्थी यानी बच्चे सुन सकते हैं केवल, क्या बच्चे सुन करके पढ़ना पसंद करते हैं? बोले तो हम समझने के लिए समझ सकते हैं, बच्चा दृष्टि बाधित है, बच्चा जो है ना आंख से देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन सुनने में विद्यार्थी सक्षम है। श्रवण विद्यार्थी बोले तो ऑडिटरी लर्नर। तो बच्चा जब श्रवण विद्यार्थी है तो उसे देखने वाली वस्तुओं से दूर रखिए, क्योंकि बच्चा है दृष्टि बाधित। इस प्रश्न की गहराई को समझें। श्रवण विद्यार्थी है, सुन करके पढ़ना पसंद करता है। सीडी प्लेयर दीजिए, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करवाइए, मौखिक रूप से कार्य करवाइए, मुंह से बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन देखने में प्रॉब्लम होगी। इस प्रश्न की गहराई में जाइए। देखने में प्रॉब्लम है और बाधा कौन विकल्प उत्पन्न करेगा? तो विद्यार्थियों को अपने आप से बातचीत करके सोचने दें। जी, अपने आप से बात करेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा, अपनी आवाज को सुन भी सकता है। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय देखिए मौखिक नहीं दे के लिखित दीजिए। बच्चा देख कहाँ पा रहा है जो कि आप लिखित दीजिएगा? बच्चा श्रवण है ना, श्रवण विद्यार्थी है, सुन करके पढ़ना पसंद करता है, तो मौखिक तो आपको देना चाहिए, ओरल, लिखित नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखने में प्रॉब्लम है। यही तो उत्तर है निगेटिव वाला, बाधा उत्पन्न करेगा। टेप पर दत्त कार्य, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग, सीडी प्लेयर का प्रयोग करवाना चाहिए। दत्त कार्य होमवर्क के लिए मौखिक निर्देश, जी हाँ, ओरल, और मौखिक के अंतर्गत सुनना, बोलना आता है। तो सुनना तो बच्चा पसंद कर रहा है, यह भी सही है। कौन गलत है? बी नंबर उत्तर होगा दोस्त। प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? कहता है गॉड गिफ्टेडनेस चाइल्ड या टैलेंटेड चाइल्ड, उसकी विशेषता। तो बच्चा सृजन होगा, जिज्ञासु होगा, तर्क वितर्क कर पाएगा। तर्क वितर्क यानी कि चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक, क्रिटिकल एनालिसिस, सोच विचार की प्रक्रिया में बच्चा स्पष्ट रूप से व्याख्या कर पाएगा। धीमी समझ, जी नहीं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। जिज्ञासा की कमी, अरे जिज्ञासा खूब रहता है वो। सोच में सटीकता, जी हाँ, यह उत्तर होगा। आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति, आसान साहब जटिल भी तो चुनता है बच्चा। तो ऐसे बच्चे जो है ना चैलेंजिंग वर्क करने में ज्यादा आनंद लेते हैं। ये तीनों निगेटिव है। कौन दमदार है? सी नंबर, एकमात्र जो बच गया पॉजिटिव। सोच में सटीकता, नीड फॉर प्रेसिशन, प्रेसिशन ऑफ थिंकिंग, यानी कि तर्क वितर्क प्रक्रिया में निपुण होगा। प्रश्न है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले स्किल को सुसाध्य यानी कि बेहतर ढंग से अपनाना चाहती है, सुसाधित करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए? संकल्पना मानचित्र,
माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाइए, कॉन्सेप्ट मैपिंग करवाइए, संकल्पना के प्रति जो है विशेष दृष्टिकोण तर्क वितर्क करते हुए। तो यह तो हमारा पॉजिटिव। संदर्भहीनता, देखिए यही तो गलत है, गैर संदर्भगत। संदर्भ माने प्रसंगानुकूलित वातावरण, बाहरी दुनिया से जोड़ना, कॉन्टेक्स्ट से। और ये कहता है संदर्भहीनता, संदर्भ से नहीं जोड़ना, केवल किताब से जोड़ना, बाह्य दुनिया बाह्य वातावरण से नहीं जोड़ना। यही गलत है, यही उत्तर है, इसी से बचना चाहिए। रूपरेखीकरण, अब कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी रूपरेखा तैयार कर देना। टेंस है, टेंस का 3 गो बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा, तो रूपरेखा तैयार करना, डिजाइनिंग करना, आउटलाइनिंग, बिल्कुल सही है। सारांशीकरण, समराइजिंग, बच्चों ने एक कहानी पढ़ लिया, अब अपने शब्दों में सारांश बताओ। इससे बच्चों में सृजनात्मकता, तार्किकता, कल्पनाशीलता बढ़ेगी। यह भी करना चाहिए। किससे बचना चाहिए? बी नंबर उत्तर होगा गलत वाला। नेक्स्ट प्रश्न 22, विद्यार्थियों की एक संप्रत्ति है, यानी कॉन्सेप्ट, नॉलेज, अवधारणा सिखाना है। ठीक है, विद्यार्थी में एक संप्रत्ति के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें। अरे यार, जानकारी और पिछले ज्ञान के संबंध तो बनाना चाहिए, बचने कह रहा है, गलत हो गया। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक, जो जरूरी नहीं है, उसको भी मिश्रित कर दें। जो जरूरी नहीं है उसको भी मिश्रित कर दें। ये तो गलत हो गया। आवश्यक चीजों को आप बताइए जो बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, गैर आवश्यक फालतू की चीजें, फालतू की जानकारियां, तो इसका बच्चा क्या करेगा? अधिगम का उद्देश्य थोड़े है यह। सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और अत्यधिक जटिल रूप में प्रस्तुत करें। देखिए, मूर्त से अमूर्त सही होता है। अत्यधिक मूर्त यानी कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट से ही पढ़ाया जा रहा है। जटिल रूप, एकदम भारी से भारी, अत्यधिक जटिल, यह भी हमारा गलत होगा, क्योंकि यहां अत्यधिक कह दिया है, इस कारण से गलत, वरना सही होता। अब विकल्प नहीं है तो मजबूरी में भी बी नंबर, या फिर समझें मजबूरी को, कि नियमों को समझने, नियम को क्या? अंडरस्टैंडिंग, नियम को रटने नहीं बोल रहा है दोस्त, समझने का कॉन्सेप्ट। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट की विशेषताओं को परिभाषित, उसकी विशेषता को परिभाषित, ऐसा नहीं अवधारणा को परिभाषित, यहां विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दे रहा है। आप समझिए, नियम को समझना, समझना सही हो गया। अवधारणा की विशेषता यानी कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का परिभाषा निर्मित हुआ, क्यों हुआ, विशेषताओं के कारण यह सही है, विकल्प बी नंबर। यहां अत्यधिक दिया है, गलत होगा, इसीलिए समझिए प्लीज। गैर आवश्यक दिया है तो क्यों लेंगे इसको? बढ़े आगे। कहता है निम्नलिखित में कौन कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? अकादमिक प्रदर्शन, जैसे अकादमिक अर्थात बच्चे ना फेल्योर इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई वाले परफॉर्मेंस में, विद्यालयी परफॉर्मेंस में, विद्यालय में खेल कूद गतिविधि, पढ़ाई लिखाई, हर प्रकार की गतिविधि होती है। अकादमिक हुआ, जैसे तुम्हारी अकादमिक शिक्षा कहाँ तक मिली है, माने स्कूली शिक्षा, एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब समझे, कहता है जिम्मेदार कौन नहीं है? बोरियत, बच्चा जो है ना रुचि के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा, यह तो होगा बोरियत वाली कक्षा, बच्चों में जो है ना नेगेटिविटी आएगी और सफलता। तनाव के कारण बिल्कुल होगा। भय बना हुआ है बच्चों में परीक्षा के प्रति या मैथ कोई विषय है उसके प्रति, इसके कारण भी होगा। किसके कारण? जिज्ञासा तो पॉजिटिव है, यही तो उत्तर होगा। इसके कारण क्यों होगा भला असफलता? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, यह पॉजिटिव है, यही तो उत्तर होगा नहीं वाला में।
मिला उत्तर सी। प्रश्न है 24। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय यानी कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता, क्या सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता, और जो सबसे महत्वपूर्ण हो उसको कहते हैं आद्य रूप। हाँ, प्योर हिंदी दे दिया ना, फंस गए हिंदी के चक्कर में। आद्य रूप यानी मूल रूप, मूल विशेषता को कहते हैं। प्रोटोटाइप, मुख्य अवधारणा, किसको क्या कहेंगे? आद्य रूप मतलब मुख्य कॉन्सेप्ट, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा आद्य रूप। बोले तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ऐसे उदाहरण को क्या कहेंगे? एक भ्रांति, निगेटिव वर्ड हो गया, मिसकॉन्सेप्शन यानी गलती। एक गैर उदाहरण यानी कि जो बच्चे के लिए जरूरी नहीं है लगभग। एक नॉन एग्जाम्पलर, एक अपवाद, एक्सेप्शन, गलत हो गया। पॉजिटिव क्या है? सी नंबर। एक आद्य रूप, प्रोटोटाइप। आद्य रूप मतलब एक विशेष मुख्य कॉन्सेप्ट जो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, क्लैरिफाई करेगा। कहते हैं प्रश्न, एक निर्दिष्ट लक्ष्य, कोई बच्चे का लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक किसके गुण के विकास को सुगम बना रहा है? घोषणात्मक प्रतिक्रिया, अधिसंज्ञान, ये तो बिल्कुल गलत है। मेटाकॉग्निशन, क्या होता है मेटाकॉग्निशन? जो कि मेटाकॉग्निशन हमारे सोचने के तरीके, हमारी संज्ञानात्मक रणनीति, स्ट्रैटेजी से जुड़ा होता है, जो हमारे स्वयं के संज्ञानात्मक प्रोसेस को नियंत्रण करता है, पर्यवेक्षण करता है। इसके अंतर्गत समस्या समाधान, संज्ञान, कॉग्निशन, चिंतन, तार्किकता, कल्पनाशीलता आदि आते हैं। इन सब को कमांड करता है, नियंत्रित करता है, संज्ञान को भी नियंत्रित करता है, इन सब को भी नियंत्रित करता है अधिसंज्ञान, महासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। और यही हमारा उत्तर होगा। एक निर्दिष्ट लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नियंत्रित करेगा, चिंतन को प्रोत्साहित करेगा, तो महासंज्ञान, महाचिंतन। सी। प्रश्न है, एनसीएफ 2005 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसके महत्व पर बल देती है? तो कौन सी बातें? सक्रिय जुड़ाव यानी सक्रिय अंतःक्रिया और बातचीत, बिल्कुल सही। वेधन, बार बार अभ्यास, रटन फिर विद्या हो जाएगी, रटकर याद करना गलत। उत्तेजना, प्रतिक्रिया, संग। यार स्टिमुलस पहले रिस्पॉन्स न करेगा बच्चा, पहले रिजल्ट मिलेगा तब फिर बच्चा रिजल्ट के लिए पढ़ेगा। पहले पढ़ना होगा, है ना। स्टिमुलस यानी कि कोई भूखा है तो उसके लिए रोटी, जैसे मछली का प्रयोग, दूध का प्रयोग, थॉर्नडाइक का, पिंजड़े में बंद कर दिया एक बिल्ली को, नहीं। तो और वैसे भी ये चीजें थॉर्नडाइक और यहाँ पर नहीं जाइए, ये बातें तो 2005 में नहीं कही गई हैं। क्या कहा गया? बच्चा सक्रिय ज्ञान अन्वेषण करता है, बच्चों को बाह्य वातावरण से जोड़ करके सक्रिय अनुभव करवाइए, सक्रिय जुड़ाव, एक्टिव इंगेजमेंट और बातचीत, चर्चा में शामिल करवाइए बच्चे को, इंटरैक्टिव लर्निंग। एक नंबर सही। प्रश्न संख्या 27, किसी समस्या को हल करने के लिए, विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी, देखिए कहता है संगत रहता तो हमारा उत्तर होता, लेकिन जो नॉन कॉन्टेक्स्ट है, जो नॉन रेलिवेंट है, एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन, असंगत जानकारी, विसंगत जानकारी, बेकार की जानकारी को चिन्हांकन करके विद्यार्थी को भ्रमित करें। बच्चा को बताइए, भ्रमित करना एक शिक्षक का लक्ष्य है। विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं, यानी चिंतन करने का अवसर न दें, गलत। उन्हें इसे नकल करके सीधे उत्तर बता दीजिए, कॉपी करके, अनुकरण करवा। प्रासंगिक स्कीमा, कैसा? कॉन्टेक्चुअल, रेलिवेंट, बिल्कुल सही। संरचना को सक्रिय भागीदारी से करवाएं। प्रासंगिक, संदर्भगत, ये सब सही होता है, यानी बाह्य वातावरण से जुड़ा हुआ। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें, वियोजित खंडों में विभाजित करें। तो कहता है असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके, ये नहीं,
समस्या को हल करने में विद्यार्थी की मदद के लिए एक शिक्षक को निम्न में क्या करना चाहिए? तो जानकारी को वियोजित, कैसा? डिस्कनेक्टेड चंकिंग, वियोजित, इंग्लिश में समझ पाएंगे आप। वियोजित अर्थात जो कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, जो कनेक्टेड नहीं है बाहरी जिंदगी से, बाहरी दुनिया से। मिला हमारा सी नंबर उत्तर? नहीं समझे? जानकारी कैसा है? वियोजित है, जो नियोजित नहीं है, डिस्कनेक्टेड है रियल लाइफ से, मातृभाषिक परिवेश, प्राकृतिक स्वाभाविक दुनिया से बच्चे की, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। देखिए ना 4 नंबर गलत हुआ। प्रश्न है एसर्शन, कथन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांति, कॉन्सेप्ट में माने मिसकॉन्सेप्ट, गलतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा एक दूसरे से शेयर करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैकल्पिक अवधारणा को क्या करना चाहिए? शेयर करने का अवसर देना चाहिए। सही है। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है। बताइए, कोई आधार ही नहीं है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन है। गलत हुआ यार, महत्वपूर्ण होती हैं, एक नजरिया पेश करती हैं सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। गलतियां यानी भ्रांतियां। तो मिला हमारा उत्तर 3 नंबर, सी नंबर ऑप्शन। ए नहीं, आपका बी भी नहीं, ये सी, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट कहता है 29, अधिगम असहायता, लाचारी, यानी बच्चा ने हेल्पलेस है किसमें? लर्निंग में, पढ़ाई लिखाई में। कब लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है, क्या मानता है? से क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये तो पॉजिटिव है। बच्चा तो यहाँ लाचारी महसूस कर रहा है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसका ध्यान लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधि के परिणाम नियंत्रणीय हैं। शैक्षिक गतिविधि के परिणाम नियंत्रणीय हैं। गलत। शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित हैं। अनियंत्रित हैं जी। शैक्षिक, ये भी हमारा सही है। शैक्षिक गतिविधि के परिणाम नियंत्रित है, यानी जितना पढ़ेगा उतना ही उसका परिणाम रिजल्ट भी मिलेगा। नियंत्रित हो गया। अब बच्चा कब लाचार महसूस करेगा कि हो कितनों पढ़ लें कुछ होने वाला ही नहीं है, अनियंत्रित है। शैक्षिक गतिविधि हम कितना भी कर लें, एकेडमिक एक्टिविटीज, परिणाम न अनियंत्रित है, फिर भी हम फेल होइए जाएंगे। पास होना ये नहीं है, मुझे आगे बढ़ ही नहीं पाना है, क्योंकि मैं ना अधिगम में असहायता, लाचारी महसूस कर रहा हूं। तो निगेटिव कौन है? डी नंबर, और उत्तर हो जाएगा डी। आइए, आंतरिक प्रेरणा पूछ रहा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल वाला, बाह्य नहीं। माता पिता द्वारा दंड, दंड क्या है? बाह्य वातावरण का ना। आज भी हमने जो है ना अपनी कक्षा में, ऑफलाइन कक्षा में बताया है बेहतरीन। एक गतिविधि में रुचि, रुचि क्या है? आंतरिक, आंतरिक चीजें होती हैं। बिल्कुल, आंतरिक कारण के कारण पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, यही उत्तर होगा। प्रशंसा प्राप्त, देखिए प्रशंसा बाह्य वस्तु है ना, पुरस्कार पाना, प्रशंसा पाना, ये सब बाह्य होता है। ठीक, ये तो आंतरिक पूछ रहा है। प्रतियोगिता जीतने के लिए या नकद पुरस्कार जीतने के लिए, ये सब भी तो बाह्य हैं। कौन? आंतरिक, बी नंबर। मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज अन्य भाइयों की बहनों की मदद करें, दोस्त ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुनिया बोलती है, मैंने भी बोल दिया, बल्ले बल्ले। सभी सफल हों, विजयी भव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।